दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और दोनों ही जगह देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को झटका लगा है। जहां एक तरफ बहुत पीछे चल रहे हैं इस समय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर में, तो वहीं दूसरी तरफ बहुमत तकरीबन प्रचंड बहुमत की तरफ ही मान लीजिए 36 सीटों से ज्यादा या 40-41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी बढ़त बना ली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर चौक पर मनमोहन जी। ये मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर काफी कुछ सरगर्मियां रही, बहुत सारा उठापटक देखने को मिली। जो ताजा हालात है, 8वें राउंड तक 22,000 वोटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी चंद्रभानु पासवान चल रहे हैं। जो चुनाव के बाद हुआ 5 तारीख के बाद तक तमाम तरह के आरोप और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से जो कुछ चुनाव आयोग के लिए कहा गया, खामी कहां नजर आती है कि क्या वाकई जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए वो सच है या फिर कमी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से रह गई, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी वो? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो अयोध्या सीट से जुड़ा हुआ था और अयोध्या जिले की सीट है और अयोध्या में भाजपा की लोकसभा चुनाव में पराजय ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं साल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या चुनाव हारने के बाद से ही मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, इसकी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इस सीट की जिम्मेदारी मिली थी और वो जब से लेकर के और मतदान होने के 1-2 दिन पहले तक 7 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर क्षेत्र में गए, 1000 करोड़ की योजनाएं दी, विकास की तमाम योजनाएं लोकार्पण शिलान्यास हुआ। तो और समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत से पूरी तरह से लगी हुई थी, मगर जो तैयारी होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, यदि आपको किसी युद्ध को वार फुट पे लड़ाई लड़ना है और वो भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो उसी दिशा में उसी तरह से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी खेमे से कमजोरी दिखाई पड़ी। क्योंकि अखिलेश यादव उस सीट पर मात्र 1 दिन प्रचार समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ही वहां पर गए और जनसभा किया। हालांकि उनकी पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया और पार्टी के और नेता भी लगे रहे, मगर एक थोड़ा कहीं ना कहीं सांसद जी का ओवर कॉन्फिडेंस भी अवधेश प्रसाद जी का है, क्योंकि वो 8 बार से उस क्षेत्र के एमएलए रहे हैं। मगर ये जो कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने या ये कहें कि सरकार ने वहां पर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। सरकार के 7 मंत्री, बड़े वरिष्ठ मंत्री वहां पर कैंप किए हुए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 2-2 बार गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह 2-2 3-3 बार गए, विश्व हिंदू परिषद के लोग लगे, आरएसएस के लोग लगे। मतलब एक पूरा रणनीतिक उन्होंने कहा कि ये हमको जीतना ही है चुनाव। तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं वहां भारी थी। फिर इन प्रकार ने जो मतदान जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो आरोप प्रत्यारोप चले, अब उस पर तो क्या सच्चाई है नहीं जा सकते, मगर तमाम ऑडियो उसके जारी हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी के आरोप हैं कि तमाम तरह की बातें हैं कि वोट फर्जी हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसा समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने धांधली किया है, पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर के मतलब मतदान हुआ। मतलब वो एक जांच का विषय हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। तो मिल्कीपुर में एक जी बताए। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो जिस तरह से 8वें राउंड के बाद बढ़त लगी है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत सुनिश्चित हो रही है। हाँ, अब ये जीत कहीं ना कहीं उस पे जो अयोध्या लोकसभा सीट की पराजय है, उसका जो दंश है भारतीय जनता पार्टी को जो है, उस पर एक मरहम का काम कर सकता है मिल्कीपुर का चुनाव नतीजा। एक सवाल ये भी है कि लग रहा था कि समाजवादी पार्टी खास तौर पर अवधेश प्रसाद के करीबी रहे, जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सूर्य चौधरी, कमाल तो नहीं दिखा पा रहे थे, उनको खुद भी पता था। वो एक टेंट काम किया, क्योंकि लग ये भी रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक इसी सीट से रहे, गोरखनाथ बाबा, वो भी नाराज चल रहे हैं, उसका डेंट कहीं ना कहीं लग सकता है बीजेपी को। तो ये डेंट गोरखनाथ बाबा जो नाराज चले, तो उतना उनका नहीं लग पाया, सूरज चौधरी वाले डेंट ने काम किया है। नहीं, देखिए सूरज चौधरी, देखिए होता क्या है कि किसी भी चुनाव में जब आप किसी एक व्यक्ति को ऐसे को लड़ा देते हैं, तो वो थोड़ा सा घर परिवार का जो वो होता है जानकार व्यक्ति होता है, तो अवधेश प्रसाद के वो करीबी थे सूरज,
तो लड़ा देने से थोड़ा सा फर्क पड़ा, मगर ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि साहब पासवान का वोट काट लेगा। एक ही जात के तीनों कैंडिडेट थे, मगर जी अवधेश प्रसाद का वहां प्रभाव है। और ये थोड़ा सा देखिए, उपचुनाव जो होता है आप भी देखिए, तो सरकार का सत्ता का चुनाव कुछ ज्यादा होता है, वहां समीकरण दूसरे बनते हैं। तो कुछ इसी तरह का रहा, ये ऐसा लग रहा है। और ये समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एक वो लगेगा, सबक लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। जिस तरह से कुंदर की सीट वो हारे, जिस तरह से और पिछले 9 उपचुनाव में से अपनी वो सीटें हार गए, तो यहाँ पर लगना चाहिए था, क्योंकि प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। क्योंकि अयोध्या की सीट जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जीते हैं, और अवधेश प्रसाद को आगे करके लोकसभा में ये जो जा करके दिखाया कि देखिए, ये दलित का व्यक्ति, पीडीए का एक आदमी व्यक्ति को, जिसको हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में पराजित कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का कार्ड अब कमजोर हो रहा है। ये जाके पार्लियामेंट में और उनको पीठासीन अधिकारी बनवाया अखिलेश ने, और उनको संसद की सर्वोच्च सीट पर जाकर के बैठा दिया लोकसभा में। बिल्कुल। आगे फ्रंट सीट पर अपने साथ लेके बैठते हैं। तो एक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही थी, जो मिल्कीपुर से उनकी ये जो धार है, जो भारतीय जनता पार्टी के वो हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर करने का जो थोड़ा सा एक प्रयास था, कोशिश थी, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगेगा मिल्कीपुर चुनाव नतीजे से। अच्छा, ये दोनों चीजों को समझना चाहेंगे। 8 महीने, 8 साढ़े 8 महीने पहले अयोध्या में लोकसभा का चुनाव, और उस दौरान बेहतरीन जीत समाजवादी पार्टी की, और अचानक से मिल्कीपुर का ये नतीजा। ये 8 महीने, उस वक्त क्या ऐसे मुद्दे हावी रहे जिसमें बीजेपी आ रही, और 8 महीने में क्या बदल गया है कि मिल्कीपुर में हालात समाजवादी पार्टी के ये हो गए? नहीं देखिए, हालात नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में सत्ता में है, कोई भी होगा तो थोड़ा ना बहुत कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बदलते हैं, जनता का भी मत बदलता है। और एक सीट से कोई इस हार और जीत का नहीं था, बस इस सीट का एक ही मकसद था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारी, और मिल्कीपुर में आज समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। अयोध्या के लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव था उसमें अयोध्या की सीट प्रज्वल जी भारतीय जनता पार्टी जीती थी विधानसभा क्षेत्र में, जी जी। मगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो वो लोकसभा सीट हार गई। तो वो एक मैसेज गया, क्योंकि अयोध्या में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, उसके बाद जो समीकरण बना था, तो ये माना जा रहा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का समय कुछ इस तरह का बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कि अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, 500 साल के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को देश में प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद थी, सो नहीं मिला। तो वो भी कहीं ना कहीं दंश था, और अयोध्या की सीट हार जाना वो सबसे बड़ा दंश था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 9 महीने 8 महीने जो भी आप कहेंगे, मिल्कीपुर की सीट पर पूरी ताकत लगाई। 40 अच्छा, विधायक उनके भारतीय जनता पार्टी के लगे, 7-9 मंत्री लगे, लगातार मंत्रियों के दौरे, मुख्यमंत्री 7 बार वहां गए। तो मतलब एक उस तरह से उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लड़ा कि ये सीट हमको जीतनी ही है, अच्छा, और एक समाजवादी परिप्रेक्ष्य आपने पार्टी की अभी, तरफ से कहीं ना कहीं। अभी तो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में आपसे समझ रहे थे। अब मोदी और योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहूंगा, चूंकि लोकसभा का चुनाव कैंडिडेट भी बताया गया कि अमित शाह जी की तरफ से और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से तय किए गए उत्तर प्रदेश में, जैसा योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा था। वहां एक हार होना, अयोध्या जैसी सीट हार जाना, जहां पर पूरा ब्रांड, पूरा चुनाव उसी पर केंद्रित था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, वो चुनाव हार जाना, और योगी आदित्यनाथ के साथ मिल्कीपुर सीट पर टिकी रहना, क्योंकि दो दो सीटें सबको जिम्मेदारी दी गई थी, कटेरी सीट भी इनके पास थी। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ ने जीतकर कहीं एक बड़ा कद उनका बन गया है कि लोकसभा चुनाव अयोध्या का नहीं जिता पाए मोदी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का चुनाव जिता लिया। कद बढ़ेगा नहीं देखिए, पार्टी में? मोदी जी चुनाव नहीं जिता रहे थे अयोध्या का, ये कहना तो वो है, जनता चुनाव जनता लड़ाती है कहते। वहां पर जो अयोध्या के सांसद थे लल्लू सिंह जी, जी उनके साथ समीकरण, कुछ 2 बार के सांसद थे। देखिए, होता है सिटिंग एमपी एमएलए के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी बनती है, मगर जो जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन होना भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत गठबंधन वो बन गया था, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो वन साइडेड होकर के और सीधे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में जुड़ गया था। और जी बहुजन समाज पार्टी कहीं थी नहीं।
तो ये कहना कि ये योगी का कद घटेगा बढ़ेगा, योगी ने देखिए कटहरी की जिम्मेदारी मिली, कटहरी सीट भी छीन लिया, जी ठीक है। और ये मिल्कीपुर और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो वही सारा कुछ तो उन्हीं के नेतृत्व में है। अब यूं जाएंगे दूसरा कुछ समीकरण जाएंगे तो फिर आप बहुमत तलाशेंगे तो फिर योगी मोदी का बहुमत फिर दूसरी तरह से चला जाएगा, वो सवाल नहीं है। मगर योगी के कद का एक बाई इलेक्शन से कोई कद ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, मगर हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर के चुनाव को बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लड़ा और उनका और लक्ष्य था कि सीरियसली हमको लिया, इस सीट को जीतना है, इसलिए उन्होंने सीरियसली भी 9 लिया। महीने वो उसको एक दिन भी छोड़ा नहीं वहां। बिल्कुल मुझे लगता है सीरियसली जी लिया, जैसे प्रज्वल आप जी। भी समझा रहे हो, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, चाहे अवधेश प्रसाद में अखिलेश यादव को भी मानता हूं, जी आखिरी वक्त में कम जी से कम। जी जी। अब जरा दिल्ली दिल्ली पर आ जाते हैं। मुझे आपको क्या ये एग्जिट पोल जो थे, तमाम चीजें झुटलाई जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तमाम चीजें वहां घटनाक्रम आपने देखा। जो ताजा भी आंकड़ा मेरे सामने रखा हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी 30 और बीजेपी 40 पर आगे है। ये उलटफेर यहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस है। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस मुझे अरविंद केजरीवाल में उतना नजर मुझे नहीं आया। क्या क्या कमी रह गई? कांग्रेस ने डेंट पहुंचाया, एआईएमआईएम ने डेंट पहुंचाया, क्या वहां कैसे खेल हो गया ये? देखिए पब्लिक अभी आप लोकसभा का चुनाव 8 महीना हुआ है, कांग्रेस और सारे लोगों ने मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ा और ठीक है। आज 8 महीने के बाद आप अलग है तो ये जो रस्सी की बट है ना खुल गई। तो ओके। कांग्रेस पार्टी ने डेंट पहुंचाया, कांग्रेस को 6% समथिंग वोट मिला है, 6% से ज्यादा वोट अभी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी जी जी। तो यदि ये 6% वोट उधर चला जाता और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ती, कुछ सीटों पे मिल करके चुनाव लड़ती, तो जो एक समीकरण बनता वो दूसरा समीकरण बनता, फिर 1-to-1 फाइट होती है। 1-to-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी को जीतने में थोड़ा कठिनाई होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में 1-to-1 फाइट हुई, इसलिए भारतीय जी जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नीचे चली गई। 62 सीटों का नुकसान, मतलब उसको बड़ा नुकसान हुआ वहां पर। तो यही हाल दिल्ली में हुआ और दिल्ली में देखिए लगभग देखा जाए तो 15 साल शीला दीक्षित रही, 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 27 साल के जी बाद भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, 15-16 राज्यों में सरकार में है और एक हिंदुत्व का जो नारा है। अब देखिए होता क्या है कि इस सीजन महाकुंभ भी चल रहा है, उसके पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर, एक एक धार्मिक ज्वार भी है जो हिंदुत्व है, हिंदू समुदाय है उसके अंदर। और पिछले 1 डेढ़ साल में 2 साल में जो शराब कांड हुआ, जो शराब ओके। सिंडिकेट जिसमें केजरीवाल जी जेल गए, जिसमें मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, तमाम चीजें हैं, उसका भी उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं है। और दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा डेंट जो किया है वो केजरीवाल के वोट बैंक के ऑटो चालकों ने। ओके। आप उस पर प्रज्वल जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप कहीं आप पता करिएगा, तो नहीं वहां नहीं पर नहीं, जो ऑटो रिपोर्ट की थी चालक हमने। है, हाँ, बिल्कुल तो सही वो कह रहे जो हैं आप। ऑटो चालक हैं, वो ऑटो चालक आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को विजय मिली 2 बार में, 3 बार में। इस बार ऑटो चालक दिल्ली के बड़े नाराज थे, तो वो दिल्ली के ऑटो चालकों की संख्या बहुत बड़ी है, हाँ, वो पेंशन बंद कर ऑटो दी ना। चालक भी उनके पेंशन मिलने वाली थी, पेंशन बंद कर दी। हम जब बातचीत करते थे वो इसी बात को लेकर नाराज रहते थे कि हम तो सोचते थे हमने सरकार बनाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप बताइए हाँ तीसरी हाँ बार में हाँ। आए तो पेंशन ही खत्म। बिल्कुल। एक वो था, दूसरा जो मुतवल्लियों वाला मसला था, केजरीवाल जी ने जो वक्फ संपत्तियों वाला, उसको लेकर के हिंदू समुदाय के लोग सनातन, उन्होंने उस पर बाद में चुनाव से पहले उन्होंने केजरीवाल जी ने कुछ घोषणा भी की थी। मतलब वो कई समीकरण हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी भी तरह से सत्ता में वापसी चाहती थी, इसके लिए वो लगातार लगे थे। अब वो चाहे आप कहिए कि उपराज्यपाल के थ्रू चीजें हो रही थी, या जी जी। मंत्रियों की गिरफ्तारी की वजह से हो रही थी, या शराब में रिश्वत के कारण हो रही थी, या आप कह सकते हैं कि दिल्ली गंदी है, यमुना का पानी गंदा है, या मतलब तमाम इश्यूज थे। और सबसे बड़ा इशू जो था वो आपके गठबंधन की गांठ का खुल जाना, अच्छा। कांग्रेस का चुनाव लड़ना, अलग से चुनाव लड़ना। वो आप देखिए, आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी, तो आप जी देखिए ना, 67 सीटें जीत गई थी, जी तो 3 भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस साफ हो गई थी, सारा कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया था। जी। तो जब कांग्रेस अब जाकर के खड़ी हुई तो 6-7% वोट काट लेना बड़ी बात होती है।
और जी। आप देखिए ना, उस तरह से मैं समझता हूँ शायद 37% वोट, 36% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और 47% वोट भारतीय जनता पार्टी को, 6% वोट इनको मिल रहा है। ये 6 का जब ये टर्न अप होता है, यदि सपोज करिए ये गठबंधन में रहता, तो ये 12-13% का इजाफा करता। क्योंकि जो 6% 7% कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, वो कहीं न कहीं ये डबल का बेनिफिट करता सब अपने गठबंधन के लिए। तो कहीं न जी, कहीं जी। उसका नुकसान है। आपने मुतवल्ली वाला मुद्दा उठाया तो मैं जरा महाकुंभ पे भी आ जाता हूँ कि वो चूंकि मिल्कीपुर से भी और दिल्ली से भी जुड़ा हुआ सवाल है। महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जिस तरह के हालात वहां बने, मौतों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगा, तमाम चीजें हुई। क्या वो दिल्ली और मिल्कीपुर के उपचुनाव में काम नहीं कर पाया? दूसरा एक सवाल और कि जो 5 तारीख को ही वोटिंग हो रही थी दोनों ही जगह और उसी समय अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को लाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। कम से कम दिल्ली में उस चुनाव में इफेक्ट पड़ना चाहिए था, ये लगता हुआ नजर आ रहा था कि ये दोनों मुद्दे काम नहीं कर पाए क्या? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा जो अमेरिका से जो अप्रवासी भारतीयों को जो भेजा गया, वो जिस तरह से भेजा गया, इसीलिए उसको रणनीति के तहत दिल्ली ना उतार करके अमृतसर में उतारा गया। तो वो हुँ, और उतने पे किसी की नज़र उतनी थी नहीं, क्योंकि मीडिया में वो चीज़ें आई नहीं और वो बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है, 2009 में भी हुआ, 14 में भी हुआ, 13 मतलब वो एक अलग चीज़ें होता ही रहता है। मगर जो महाकुंभ में भगदड़ का सवाल था, उसको लेकर के भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर होंगे, वहाँ एक तरह का हादसा हो सकता है और उसमें किसी सरकार का दोष नहीं माना जाता और पब्लिक जो है, जिस तरह की महाकुंभ में व्यवस्थाएँ मतलब ईमानदारी के साथ माना जाए, देखा जाए, तो इतने बड़े देश दुनिया में जो इतना बड़ा आयोजन प्रयागराज में हुआ है, हो रहा है, उसमें जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उसके लिए नो डाउट कि योगी सरकार उसके लिए कहीं न कहीं से बधाई की पात्र है। क्योंकि इतने जी, बड़े करोड़ों लोगों का आयोजन करना, उनको लेना, पानी वहाँ साफ रखना, मतलब एक स्वच्छग्राहियों को सफाई की व्यवस्था करना। अब देखिए, कहीं न कहीं हादसा तो कभी भी हो सकता है। अभी कल ही आप बिल्कुल। देखिए टेंट में आग लग गई, 3 बार जी, आग जी। लग गई। तो अब आग क्यों लग गई? आग तो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी गलती से आग लगी तो उसमें सरकार का दोष तो नहीं जाएगा ना, नहीं, नहीं, या नहीं, किसी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी का दोष नहीं जाएगा। तो हादसा है मगर वो पब्लिक ने उस दिशा में नहीं लिया। औ मतलब विपक्ष की ये और बात देखिए भी इस कुंभ समय में तो विपक्ष विपक्ष वो कर नहीं पाया जो महाकुंभ के नाम से करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो अखिलेश यादव या विपक्ष समूचा विपक्ष ही समझ लीजिए। देखिए, ऐसा है अखिलेश यादव जी स्वयं जाकर के संगम में स्नान किया उन्होंने, उसका फ़ोटो डाला, उसके पहले जी। 2 दिन 3 दिन पहले वो हरिद्वार में स्नान किया, तो उन्होंने उस बात को लिए तो जो जो भारतीय जनता पार्टी उनको घेर रही थी इस उस पे, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं इसको हिंदुत्व का कि नहीं हम हिंदुत्व के विरोधी नहीं है बताने का प्रयास किया। तो पब्लिक में अब इन सब चीज़ों का मैं समझता हूँ शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है। दिल्ली की जो अच्छा। चुनाव की आप बात कर रहे थे, वो दिल्ली का चुनाव में कई घटनाक्रम हैं, कई चीज़ें हैं। इसलिए वो लगा अब जैसे इनको पंजाब में चुनाव लड़े तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया हुँ। आम आदमी पार्टी ने। तो कांग्रेस ने कहा कि भई हम आपको दिल्ली में छोड़ दे रहे हैं। तो ये आपस में अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री में वो उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट सुन रहा था, तो जी, जी। उन्होंने कहा कि और लड़ो करके मात्र एक लाइन का ट्वीट है उनका, उसमें सब हुँ। कुछ है कि आपस में और लड़ो, मतलब और जी, जी, लड़ो दिख रहा है। आपस में करके एक ट्वीट आया है। एक संत महात्मा का उन्होंने फ़ोटो ट्वीट किया है, अब देखिएगा प्रज्वल जी। तो वो नहीं, अपने नहीं, आप देख में रहा ये हूँ, देख कह रहा रहा है कि गठबंधन में गाँठ बहुत अब ये खुल गई है, बिखर रही है। हूँ। तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट है। तो यदि दिल्ली में ये लोग एकमत रहते तो हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक वोट कहलाता है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना करता है। अल्पसंख्यक समुदाय थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होता है जल्दी। कि हम जी। कांग्रेस को दें कि किसको दें। जब गठबंधन में रहता है तो उसको एक पता है कि हमको भाजपा के खिलाफ देना है, तो झाड़ू और कमल के बीच लड़ाई है तो झाड़ू को देना है। हुँ। यही उत्तर प्रदेश में हुआ कि यहाँ उत्तर हुँ। प्रदेश से लोकसभा चुनाव में ये था कि हमको देना है तो भाजपा के समाजवादी खिलाफ पार्टी जो या है तो बीजेपी दे संयुक्त सकती है। जी। अच्छा एक जाते-जाते एक सवाल बस आखिरी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली को लेकर बन रहा था 5 तारीख के बाद आपने देखा भी होगा कि 15-15 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का लालच। क्या जनता इससे भी ऊब चुकी है ना कहीं न कहीं? कि आप हर बार आते हैं, हर बार एक नया किस्सा ले आते हैं कि मेरे विधायकों के पास फ़ोन आना, ये तमाम होना। वो बात अलग है कि तुरंत ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुँच जाना। ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की छवि ये बन गई है कि वो काम से ज़्यादा
वो इस चीज पर भरोसा ज्यादा रखते हैं कि विवादित कर दी जाए चीजें। क्या ऐसा ऐसा परसेप्शन गया है लोगों के बीच में? देखिए, परसेप्शन तो बहुत सी चीज़ों का जाता है, बहुत सी चीज़ों का पब्लिक को इससे कोई लेना-देना नहीं होता है, मगर दिल्ली में तमाम चीज़ें हैं। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग बहुत हैं, बिहार के लोग बहुत हैं, इन सब का भी इम्पैक्ट जाता है। अब बिहार की आबादी वहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। दिल्ली में हालाँकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करके उनके समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम गठबंधन में हैं। मगर सबसे बड़ा जो डेंट लगा है, जो मैं समझता हूँ, वो कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना है। और अच्छा, ओके। आज आप देखिए लवली लवली सिंह जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के रूप में जी। चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। जी। लवली पे एक समय कांग्रेस के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है, उसकी अपनी भी पकड़ होती है और कुछ वो सिंबल का फ़र्क हो जाता है। तो कहीं न कहीं मगर फिर भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और मुख्य विपक्षी दल होगा। अभी पिछले 2 चुनाव से तो विधानसभा में विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह गया था और अब जो है ये विपक्ष की राजनीति भी अरविंद केजरीवाल जी करना चाहेंगे। तो दिल्ली विधानसभा में समझता हूँ शायद एक लंबे समय के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष का एक आपस का जो वो है वाक युद्ध वो दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनमोहन जी, जी। प्रज्वल जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे मुद्दे और इन सब मुद्दों के बीच ये स्पष्ट समझ में आया कि एक बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि आखिरी वक्त पर जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में डेरा डालकर बैठे रहे, डेरा ही समझ लीजिए, क्योंकि अपने 7 मंत्रियों को लगा देना, लगातार हर दूसरे तीसरे चौथे दिन वहां पहुंच जाना, योजनाओं का जिक्र करना, ये तमाम चीजें। तो अवधेश प्रसाद, पवन पांडे जैसे नेताओं पर ये पूरा चुनाव अखिलेश यादव ने डाला, तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली। कहीं ना कहीं ये फायदा और हो सकता है कि सत्ता में है तो उपचुनाव जो होता है, जैसा कि खुद वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन जी बता रहे थे कि हाँ, इसका भी एक इफेक्ट पड़ता है, जो सत्ता में होता है उपचुनाव उसी के पक्ष में रहता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने बिगाड़ दिया खेल, यानी गठबंधन की जो गांठें जैसे ही खुली तो इधर वाले भी चित हुए और उधर वाले भी। नमस्कार।